हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइक्स। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल के लिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम नेशनलिस्ट ने बहुत ज़्यादा टाइम सोचा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इस बात पे कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स that they had very little role in making. ब्रिटिश रूल में उन्हें ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जो उन्होंने बिल्कुल बनाए भी नहीं थे, और या अगर बनाए भी थे उसमें उनका रोल बहुत कम था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. इतने ज़्यादा जो एक्सपीरियंस था उनका ऑथोरिटेरियन रूल का अंडर द कॉलोनियल स्टेट, उसने इंडियंस को ये कन्विंस कर लिया था कि फ्री इंडिया कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फ्री इंडिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहाँ सबको इक्वली राइट मिलेगा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। अब सिर्फ क्या रह गया था कि वेज in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning, कि कैसे हम डेमोक्रेसी लाए इंडिया में, और अगर डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो कैसे कैसे कौन कैसे काम करेगा। दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन, और ये किसी एक इंसान ने नहीं किया था, एक ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल थे, उन्होंने ये किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगातार 1946 से लेकर 1946 से लेकर नेक्स्ट 3 इयर्स तक मिलती रही। सोचा उन्होंने, बहुत कुछ सोचा और सारी स्टडी की, तब जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास आया। जैसे यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। देयर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंगस द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा एकता देखी जाती थी, एकता थी। ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। अब देखिए, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़ा जाता था, बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी की जाती थी, फिर जाकर वो कंसेंसस एग्रीमेंट पे लिखा जाता था। ऊपर जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी पिक्चर दे रखी है, ये एक प्रोमिनेंट मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नाउ नेक्स्ट, these member of the constituent assembly had a huge task before them. उनके पास बहुत ही बड़ा टास्क था। क्यों बहुत बड़ा टास्क था? क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया, यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करती है, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती है, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और इनके अलग अलग कल्चर हैं। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब भी इंडिया बहुत ज़्यादा, इंडिया में भगदड़ सी मची हुई थी। एक तो पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो अभी तक उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं था। प्रिंसली स्टेट्स अभी जहाँ अभी भी राजा लोग शासन कर रहे थे कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा दुखद सी दिख रही थी। ऑल ऑफ दीज इशू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, ये सब कुछ इशू उनके दिमाग में था। दे रोज टू द ओकेशन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसमें विभिन्नता को भी प्रिजर्व किया जा रहा है, विभिन्नता भी मेंटेन की जा रही है और नेशनल यूनिटी भी प्रिजर्व की जा रही है। विभिन्नता में एकता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी देखने को हमें मिलती है। कितने कितने तरह के हमारे पास रिलीजन्स हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर एरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोगों को ये हक मिले कि
वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। अब यहाँ देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर, अब देखिए आपको पता भी होगा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और अभी अभी हमने इनकी जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट, लाइक 14 अप्रैल को इनका बर्थडे आता है। ओके, Dr. Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled caste get some safeguard in the draft constitution. But he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore asked scheduled caste to join the government as well as the civil services. देखिए, अभी उनके पास शेड्यूल कास्ट के पास जो है सेफ कार्ड्स, मतलब सेफ हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता था, क्योंकि जब तक कि कोई अपना से मतलब एससी कास्ट का जो है वो नहीं आता गवर्नमेंट में और सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करता, तब तक जो फ्यूचर है एससी कास्ट का वो सेफ नहीं रहेगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ इतनी सी बात है कि जिस चीज़ से हम गुजरे होते हैं, जो चीज़ हमने फील करी होती है, उस चीज़ को अगर हमें बुरा लगता है तो हम इरेडिकेट जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नहीं चाहते कि यही प्रॉब्लम हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को हो, तो वही चीज़ सोचते हुए उन्होंने ये सारे पॉइंट्स रखे। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड, अब आप ये जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो कंसर्न्स थे, लाइक डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न with their commitment to transforming dependent India into a strong democratic society. देखते हैं फिर क्या क्या होता है, क्या क्या है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? This refers to the existence of more than one level of government in the country. कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन इंडिया आपको पता ही है कि हमें जो गवर्नमेंट है हमारे पास वो स्टेट लेवल पे है, सेंटर पे है, और पंचायती राज भी है, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है, तीसरा लेवल है गवर्नमेंट का, आपने क्लास 6th में पढ़ा है। और फंक्शनिंग ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट आपने क्लास 7th में पढ़ा है। यहाँ हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decision could be made for that particular area. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में बैठा कोई इंसान सारे जगह के स्टेट्स के लिए अपने आप रूल्स बना रहा है, क्योंकि जब हम वहाँ है ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कैसे किस स्टेट में किस चीज़ की कमी हो रही है। तो हमने पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट बनाई है। While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subject of national concern required that all of these states follow the laws of central government. देखिए, हर स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है कि वो कुछ इश्यूज़ पे अपने अपने जो है रूल्स कर सकता है, लेकिन जो नेशनल कंसर्न है उन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे, या फिर ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल बांट कर उस चीज़ को सोचेंगे, उस चीज़ के लिए रूल बनाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, like this. The constitution contains list that detail the issue that each tier of government. अच्छा, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन सा टायर ऑफ गवर्नमेंट कौन से लॉज बनाएगा। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या काम करेगा और कहाँ से उस काम के लिए उसे पैसा मिलेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एक सिस्टमेटिक वे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government.
सारे ही पर्सन्स जो इंडिया में हैं ये लॉज और पॉलिसीज़ के द्वारा गवर्न किए जाते हैं ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ये देखिए, when the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, universal adult franchise क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये है कि 18 साल के होने के बाद हर एक मनुष्य को वो हक है कि वोट दे सकता है अपनी मर्जी से, जिस भी पार्टी को वो देना चाहता है वोट। वन पीपल वन वोट, वन पर्सन वन वोट है ये। Iyer, a member, Shri A.K. Iyer, a member, remarked that this was done with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living of the common man. अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्यों लाया गया? सिर्फ इतना ये बिलीफ था हमारा कि इंट्रोडक्शन होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, कि कॉमन पीपल के पास भी है हक कि वो अपनी गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला सकता है, उसकी मर्जी, उसकी चॉइसेस लाइक दिस। द फोटो बिलो, अभी आप फोटो देख सकते हैं कि लोग बाहर खड़े हैं अपना वोट्स डालने के लिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आपने ये जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट, इसमें आपने पढ़ा कि कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनको कौन चुनता है रिप्रेजेंटेटिव्स को? पीपल। आपने क्लास 7th में स्टोरी पढ़ी होगी कांता की, जो कि लाइन में खड़ी होती है ड्यूरिंग इलेक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक ही है, वन पर्सन वन वोट। When they were making the constitution, the member of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. ऐसा ना हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से यहाँ ट्रेडिशनल कास्ट को, जेंडर हायरार्की को रोकने के लिए पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाना बहुत ज़रूरी था। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन, और इलेक्शन लड़ सकता है कोई भी इंसान। अब बस आपको ये करना है कि अभी यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं, सब कुछ हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। कोई भी इंसान इलेक्शन लड़ सकता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर, अब ये थर्ड है। अभी तक आपने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज योर फेडरलिज्म, सेकेंड इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। According to the Constitution, there are 3 organs of government. These are the legislature, the executive, and the judiciary. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, और वो 3 ऑर्गन कौन कौन से? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर रेफर टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमने खुद इलेक्ट करे हैं उन्हें हम लेजिस्लेचर बोलेंगे। The executive is the smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in unit 3 of this book, refers to the system of court in the country. Judiciary किससे रेफर करती है? कोर्ट से। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different power. Through this, each organ acts as a check on the other organ of the government, and this ensures the balance of power between all three. कोई भी एक ऑर्गन मिसयूज ना कर ले पावर का, इसलिए हर किसी को अलग अलग पावर बांटी हुई है। इससे क्या होता है? एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर लेता है। मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर लेगी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक कर लेंगे। इनकी अलग अलग पावर बांटी हुई है। अलग अलग पावर क्या क्या बांटी हुई है नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। तो वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। एक्चुअली में वर्ड स्टेट है क्या? दिस डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। हर टाइम पे ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए रेफर नहीं किया जा रहा है। रेदर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हम अलग करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। स्टेट मतलब गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज को बनाने के लिए और उनको पालन करवाने के लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट ये काम करती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन, और गवर्नमेंट तो इलेक्शन के द्वारा चेंज हो जाती है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट ए सॉवरन पीपल who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government or the executive is one part of the state. गवर्नमेंट एक पार्ट है स्टेट का। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ इट। अब आपने पढ़ा ना, गवर्नमेंट पार्ट है स्टेट का, हम स्टेट की जगह गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकते। अब देखिए डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट विद योर टीचर। ओके, डिफरेंस आपको बताना है क्या होगा, तो मैंने यहाँ कर रखा है हाईलाइट, वही डिफरेंस है। फिर भी आप और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे। फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ है हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए इस पोर्शन में ना काफ़ी ज़्यादा हमारे जो पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो नेशनलिस्ट के माइंड में थे पॉइंट्स, वो सारे क्लियर होते गए कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। जो उनके आगे प्रॉब्लम थी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस करते हैं स्पीक, तो वो सब कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती गई। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को हम कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the rights of the individual against the state as well as other individual. अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बनाए गए किसी भी सिटीजन के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी स्टेट से प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारे राइट्स बनाए गए। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी गारंटी किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. दो कारण है इनका, दो इनका मुख्य उद्देश्य कह लीजिए फंडामेंटल राइट्स का है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। हर सिटीजन को पता होना चाहिए उसके क्या क्या राइट्स हैं। और सेकेंडली ये कि these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। जिस भी अथॉरिटी के पास लॉज बनाने की पावर है उन सभी को इन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और इन राइट्स का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। In addition to fundamental rights, the Constitution has also a section called Directive Principle of State Policy, Directive Principle of State Policy, नीति निर्देशक। This section was designed by the member of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। Directive Principle of State Policy करके एक सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि कैसे कैसे काम करने हैं लॉज और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्हें कैसे काम करने हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चंस हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं इन दिस सिचुएशन। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, देन हम देखेंगे कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं।
इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट बनाने वाली कंपनी में अगर 13 साल का लड़का काम कर रहा है तो कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड टू नॉट अलाउ लेबरर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू वर्क इन हिज स्टेट, अगर कोई पॉलिटिशियन डिसाइड करता है कि दूसरे स्टेट के, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, वर्क इन हिज स्टेट, और स्टेट्स का मतलब क्या है, यहाँ राज्य ही मतलब है कि अगर पॉलिटिशियन डिसाइड करता है कि दूसरे राज्य का लेबर मेरे यहाँ काम नहीं करेगा, तो कौन सा रूल, कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? फंडामेंटल राइट। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, अगर केरला में तेलुगु मीडियम स्कूल को ओपन नहीं करने दिया जा रहा है तो इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर बीइंग अ वुमेन, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक आर्मी की ऑफिसर है, वुमेन होने के कारण उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स यहाँ वायलेट हो रहे हैं? तो देखिए यहाँ ब्लू बॉक्स में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स बता रखे हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी ये कहता है कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में हर एक इंसान बराबर है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, फीमेल और मेल के बेसिस पे। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर किसी को ये पूरी ये कह लीजिए कि हर कोई कहीं भी जा सकता है, और प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एक्सेट्रा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, स्टेट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड, छुआछूत भी अब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो आप देखिए, आपको लास्ट में जो क्वेश्चन था कि एक आर्मी की ऑफिसर वुमेन, औरत होने के कारण उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो हमें यहाँ कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू इक्वलिटी का राइट वायलेट हो रहा है कि इन केस उसके जगह पे आदमी होता तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन उसे नहीं, वुमेन को नहीं किया जा रहा है। राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ये राइट टू फ्रीडम हमें ये कहता है कि हम कहीं भी जाए, कंट्री के किसी भी क्षेत्र में जाएं, हमें पूरी तरीके से फ्रीडम है कि हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन? वहाँ जहाँ मजदूर को पॉलिटिशियन अपने स्टेट में आने की आज्ञा नहीं दे रहा था, वहाँ वो क्या कर रहा था? उसका राइट टू फ्रीडम वायलेट कर रहा था। किसका राइट टू फ्रीडम वायलेट हो रहा है? लेबर का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। आपने पहला ही एग्जांपल देखा था कि 13 साल का बच्चा कारपेट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, तो यहाँ कौन सा हो रहा है उसका? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। Right to freedom of religion. Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. हर किसी को चॉइस है अपना रिलीजन फॉलो करने की, उसको बढ़ावा देने की, उसको फैलाने का। तो आपने ये पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ पीपल केरला में तेलुगु मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन खोलने नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ उनका ये रूल, ये राइट वायलेट हो रहा है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर own educational institution in order to preserve and develop their own culture. कल्चर और एजुकेशनल राइट भी यहाँ वायलेट हो रहा है तेलुगु मीडियम वाले क्वेश्चन में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा आपको लगता है कि आपके कोई भी राइट को वायलेट किया जा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा ये जो राइट है वो हमें नहीं दिया जा रहा, हमारा जो अधिकार है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? एक सेक्युलर स्टेट वो स्टेट है जहाँ स्टेट का अपना पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपको जो हॉलीडेज़ मिलती है वो चाहे हिंदू त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम त्यौहार हो, चाहे क्रिश्चियन त्यौहार हो, चाहे कि
सिख त्यौहार हो, पंजाबीज़ का त्यौहार हो, आपको सबके लिए छुट्टी मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज सेकुलर स्टेट है हमारी सेकुलर स्टेट ये कहती है कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियली एक रिलीजन नहीं होगा। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of a constitution that a country adopts for itself. आपको पता चल गया होगा कि कंट्री की हिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें। हमने कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा उत्पीड़ना सही, बहुत ज़्यादा हमें सहना पड़ा, तो इसीलिए हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाया जहाँ हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड like all citizen of the country to adhere to include the representative that we elect। अब ये सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और साथ ही ये देखिए कि जैसे कि फुटबॉल के गेम में अगर हम कोई रूल चेंज कर देते हैं तो पूरा का पूरा गेम को अफेक्ट होगा, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक चेंज होता है तो पूरी की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट होगा। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने से फंडामेंटल नेचर जो होगा कंट्री का वो भी चेंज होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था नेपाल के केस में पहले मोनार्की विद कॉन्स्टिट्यूशन था, नेक्स्ट अब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन विद डेमोक्रेसी है। आपने ये सारा पढ़ा। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे फीचर नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप को आगे भी पढ़ना है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बुक में भी पढ़ेंगे हम और आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब बातें करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी ड्यूटीज़ होती है, लाइक कि नेशनल जो बिल्डिंग्स हैं उनको कोई डिस्क्रेड नहीं करेगा, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, उसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको जाकर चेक करनी है। आपका ये होमवर्क है कि आपको जाकर ये चेक करनी है। एक ही बच्चा था जिसने पिछली बार का क्वेश्चन का आंसर दिया था। आई होप कि इस बार ही सब लोग ट्राई करेंगे और चेक करेंगे जाकर कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। हमारा पूरा चैप्टर ही इसी के बारे में था। तो वो जो बेसिक पहले 3 पॉइंट्स है जिन्हें हमें कि कार्टून्स के द्वारा बताया गया था, वही आंसर है इनका कि बेसिक आइडियल्स ऑन द बेसिस of which we as citizens aspire to live in our country are mentioned in the constitution. It tells fundamental nature of the society कि कैसा fundamental nature होगा हमारी सोसाइटी का, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है, रूल्स बताता है कि किसी भी इंसान को कैसे रहना है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका नेपाल का जो है 1990 का और 2007 का बता रखा है एग्जीक्यूटिव का। तो आर्टिकल 35 यहाँ है और आर्टिकल 37 वहाँ है। तो आर्टिकल 35 के हिसाब से 1990 के आर्टिकल 35 के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसके पास होगी? किंगडम ऑफ नेपाल की वो किसके पास होगी? किंग के पास और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। लेकिन यहाँ जो होगा वो अब चले जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, या यूँ कहें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो दोनों के एग्जीक्यूटिव पावर में क्या डिफरेंस है? तो दोनों के एग्जीक्यूटिव पावर में ये डिफरेंस है कि आर्टिकल 35 ऑफ 1990 जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, उसने सारी पावर दे रखी थी किंग को। लेकिन आर्टिकल नंबर 37 जो है उसने किसको दे दी? गवर्नमेंट को दे दी पावर की। और गवर्नमेंट कौन चुनेगा? हम चुनेंगे। तो अल्टीमेटली हमें पावर मिल गई। What would happen if there were no restriction on the power of the elected representative? अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पावर पे कोई अंकुश लगाने वाला, निरंकुश लगाने वाला नहीं होगा, उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा? तो हमने सुरेश वाला एग्जांपल पढ़ा था। तो सेम वैसे ही अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी तो वो मिसयूज़ करेगा अपनी पावर का। वो हो सकता है कि अपने जो लोग हैं माइनॉरिटीज़ उनको परेशान करे, रॉन्ग पर्पसेस के लिए अथॉरिटी को करे कि लाइक हमने वो एग्जांपल पढ़ा था कि एक पॉलिटिशियन है जो कि कॉल करके पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट मत रखो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी। और आपको क्यों लगता है कि ये माइनॉरिटी है तो आपको बताना है। इन अ स्कूल विथ 30 टीचर 20 ऑफ देम आर मेल। आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन। तो इसमें माइनॉरिटी कौन हो गया? फीमेल टीचर्स। जो 10 फीमेल टीचर्स हो गई वो माइनॉरिटीज हो गया।
और इसमें जो आपको वन रीज़न लिखना है, वाई इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन। तो वन रीज़न यही है कि उनके ओपिनियन, उनके टीचिंग मेथड को भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो जाए टीचर्स को, फीमेल टीचर्स को। इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। अब देखिए 5% बुद्धिस्ट है, तो इसमें कौन हो गया माइनॉरिटीज, यही 5% पॉपुलेशन जो हो गई बुद्धिस्ट लोगों की, यही माइनॉरिटीज़ हो गई। अब इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा कि इनके जो रूल्स, इनके जो रिलीजन्स है उनको पूरी तरीके से फॉलो करने दिया जाए, उस पर कोई रोकथाम ना लगाई जाए। इन अ फैक्ट्री मैस ऑल आर एम्प्लॉय, 80% आर वेजिटेरियन। अब देखिए फैक्ट्री में 80% वेजिटेरियन है, तो 20% कौन हो गए, नॉन वेजिटेरियन। तो ऐसा ना हो कि वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस पे उनकी जो खाने का जो मेथड है उस पर थोड़ी बहुत करने लगे कि नहीं ये गलत है तरीका, क्योंकि हमारी खुद की चॉइस है हम कैसा खाना खाना चाहते हैं। वेजिटेरियन को कोई किसी ने नहीं रोका, आप वेजिटेरियन खाना खाइए, और नॉन वेजिटेरियन को कोई रोक नहीं सकता कि आप वेजिटेरियन खाना खाइए, नॉन वेज मत खाइए, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। तो हमें इसके लिए फ्रीडम है, फ्रीडम टू चॉइस है हमें। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज, तो 10 जो पुअर पीपल हैं वो हो गए। तो इसमें भी हमें यही है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन 10 लोगों को कभी आगे नहीं बिठाया जा रहा, उन 10 लोगों को कभी पढ़ाया नहीं जा रहा ढंग से, इस तरीके से। की फीचर फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आज ही पढ़ा है हमने, उनकी डेफिनेशंस आपको पता है। नाउ नेक्स्ट आपका है कलर इंडिया इन रेड, कलर नेपाल इन ग्रीन, कलर बांग्लादेश इन येलो, तो आपको करना है ये। नाउ नेक्स्ट है आपका ग्लॉसरी, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आर्बिट्रेरी, जब कुछ फिक्स नहीं होता तब उसके लिए आर्बिट्रेरी वर्ड यूज़ करते हैं। आइडियल, प्रिंसिपल, गोल्स को लिए कहते हैं हम। इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो नेशनल मूवमेंट जिसमें कि सब लोग इकट्ठे आ गए अपनी फ्रीडम को अपनाने के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई करी। 1947 जो कि आप अब हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे। पॉलिटी, एक सोसाइटी ऐसी जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। सॉवरन, सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट पीपल, और इसके बारे में हमने पढ़ा भी अभी और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है कि इंसानों की ट्रैफिकिंग करना, लाइक जैसे कि इलीगली लोगों को उठा उठा के लाना, उनके ऑर्गन्स बेचना, लाइक पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, और ख़ासकर लोगों औरतों को लाना और उन्हें बेचना। टिरानी, द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज़ ऑफ पावर और अथॉरिटी, टिरानी मतलब क्रूर। ओके, तो आज का चैप्टर यही फिनिश होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, और आप रिवीजन करते रहेंगे। कि टेक केयर। If you like the video, then hit the like button, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.